BA पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज की चर्चा में हम भारत के केंद्रीय सरकार में केंद्रीय सचिवालय के संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में समझेंगे। हमने ये देखा है कि हमारे केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उनके नीचे कई सारे विभाग होते हैं। सभी विभागों के अंदर अधिकारी होते हैं जो मंत्रियों के नीचे कार्य करते हैं। ये अधिकारी हम जनरली जिनको हम IAS अधिकारी कहते हैं, ये मंत्रियों के साथ मिल करके प्रशासनिक कार्य करते हैं। तो ये जो प्रशासन है, जो उच्च स्तरों के ऊपर मंत्रियों के साथ बैठ करके सारा मंत्रणा, चर्चाएं, नीतियां बनाना और विधेयक बनाना, विधेयकों को मसौदा प्रदान करना, देश के अंदर उनको क्रियान्वित करना, कानून बनने के बाद, नीति बनने के बाद, ये सब कार्य के अंदर मंत्रियों की सहायता करने के लिए विभाग के अंदर उच्च अधिकारी मौजूद होते हैं। ये सभी उच्च अधिकारियों को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को एक स्थान के ऊपर कार्यालयों के अंदर बैठाने की व्यवस्था को हम सचिवालय कहते हैं। ये जो उच्च अधिकारी हैं, ये सबको हम सचिव नाम से जानते हैं, जो विभिन्न विभागों के अंदर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये सचिव भारत सरकार के सचिव होते हैं। ये सचिव मंत्रियों के सचिव नहीं होते, ये भारत सरकार के सचिव होते हैं। मंत्री भी भारत सरकार का मंत्री है। सब काम किसके लिए कर रहे हैं? भारत सरकार के लिए। तो ये जो सचिव हैं, जो IAS अधिकारी हैं, किसी विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो सचिव होता है उस विभाग का। तो वो जो सचिव है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है और वह भारत सरकार का सचिव है। अब एक मंत्रालय के अंदर 1 या 2 या 3 विभाग हो सकते हैं, 4 विभाग भी हो सकते हैं, और किसी मंत्रालय के अंदर 1 विभाग भी हो सकता है या केवल 2 भी हो सकते हैं। इन सभी विभागों में अलग अलग उच्च अधिकारी सचिव मौजूद होते हैं। इन सब विभागों के कार्यालय मंत्रियों के साथ मंत्रियों के कार्यालय, ये सब एक ही जगह पर स्थित होते हैं। अनेक मंत्रालय हैं और उनके अंदर बहुत सारे विभाग हैं। तो इन अनेक मंत्रालयों और बहुत सारे विभागों को मिलाकर के जो हम एक ऑफिस बनाते हैं बड़ा सारा, उसे हम इन सचिवों के का कार्यालय बोल करके सचिवालय बोलते हैं। तो भारत के जो सचिवालय हैं उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि वो नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें सचिवालय द्वारा मंत्रियों की सहायता की जाती है। मंत्रियों को व्यवस्थापिक की जो एस्टैब्लिशमेंट के जो काम है उनके अंदर भी वो सचिवालय के अधिकारी काम उनकी सहायता करते हैं। इसी तरह सचिवालय सरकार के लिए संस्थागत स्मृति भंडार, मतलब जितने भी हमारे पुराने काम हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो सूचनाएं वापस लौट के आती हैं उस कार्यालय के अंदर, उनका सूचना का भंडार बन जाता है वो। तो मंत्री को ये मालूम है कि आज जैसे मान लीजिए हम 2020 के अंदर कोई नई नीति बना रहे हैं, तो 2015 में क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ था, 2005 में क्या हुआ था, या 2000 से भी पहले 1990 में क्या हुआ था, ये समस्या कब से चली आ रही है या उसकी क्या सूचनाएं हैं, वो उस सब सचिवालय के अंदर पुराने समय की सूचनाएं भी उस समय उसमें उपलब्ध होती हैं। और सचिवालय और जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो हमारे देश की और इकाइयां हैं, उनके बीच में एक संचार सूत्र का माध्यम भी होता है, जो मंत्रियों की और नीचे जो जो हमारे देश के अंदर विभिन्न जो कार्यालय और बने हुए हैं उनके बीच में संस्थाओं का एक सचिवालय ही होता है जो सूत्र बनता है। अब केंद्रीय सचिवालय का संगठन कैसा होता है? अब केंद्रीय सचिवालय क्या है? बेसिकली मैंने अभी आपको जैसे बताया, कई सारे मंत्री हैं, मंत्रियों के नीचे विभाग हैं, विभाग के अंदर सबसे उच्च अधिकारी सचिव बैठा है। तो ये जो सचिव है ये तो IAS अधिकारी हैं। तो ये IAS अधिकारी कहाँ से आते हैं? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो एक हमारा कैडर है पूरा देश के अंदर, जो UPSC के माध्यम से हमारे देश के अंदर सेलेक्ट होता है, उससे ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर हम इन्हें पाते हैं। ये भारतीय जो सेवाएं हैं
भारतीय सेवाओं के अंदर ये हमें मिलते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में। इनके नीचे जो अधिकारी काम कर रहे होते हैं, जो इनके भी सचिव ये काम करेंगे, इनके लिए भी इनके नीचे जो ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट हैं, क्लरिकल सीनियर क्लर्क्स हैं, और अकाउंट सर्विसेज हैं, या कोई दूसरी जो इनके इनके जो कार्यालय के अंदर काम करने वाले अधिकारी हैं, वो विभिन्न सेवाएं वहां बनी हुई हैं, जो केंद्रीय सचिवालय की सेवाएं होती हैं। और उन केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस कही जाती हैं, उनसे वो अधिकारियों को लिया जाता है। और उनसे नीचे निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, वो लिपिकीय जो लोग होते हैं, वो उनकी उनकी भर्तियां अलग होती हैं। तो 3-4 स्तर के अधिकारी हैं। सबसे उच्च अधिकारी तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, और वो सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसके माध्यम से वो इसमें आते हैं, और वो राज्यों के अंदर उनको नियुक्त किया, अलग अलग राज्यों के अंदर उनको पदस्थापन किया जाता है, और फिर राज्यों से वो केंद्र सरकार के अंदर समय समय पर काम करने आते हैं। इसको हम टेन्योर सिस्टम कहते हैं, कार्यकाल पद्धति। जैसे मान लीजिए कभी कोई राजस्थान के अंदर आईएएस सेलेक्ट होकर के वो राजस्थान का उसे मिल गया कैडर, संवर्ग मिल गया, तो उस कैडर से वो राजस्थान भर में नौकरी करेगा, अपने जीवन भर राजस्थान के अंदर नौकरी करेगा, लेकिन बीच बीच में जब जब उसकी जरूरत होगी तो केंद्र सरकार अपने यहाँ पे अलग अलग विभागों के अंदर उसे पदस्थापित करने के लिए दिल्ली के अंदर बुला सकती है। वो 2-4 साल, 3 साल, 5 साल, जितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस समय आपस में मिलकर के उनको सुविधा पूर्वक होता है, वो उसको वहां पे काम कराते हैं, फिर वापस वो राजस्थान कैडर के अंदर आके वापस कार्य करने लग जाता है। तो ये जो रोटेशन सिस्टम है, इसको हम टेन्योर सिस्टम कहते हैं, कार्यकाल पद्धति कहते हैं। इसके तहत वो हम इन अधिकारियों को हम जगह जगह पदस्थापित करते रहते हैं, कभी राज्य सरकार में और कभी केंद्र सरकार के अंदर। तो इस तरह से तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी मिल जाते हैं उनको। और दूसरा जो उनके नीचे जो काम करते हैं, वो केंद्रीय सचिवालय सेवा के लोग होते हैं जो काम करते हैं। वो अलग अलग विभागों के अंदर, सेवाओं के अंदर काम करते हैं, जो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज होती हैं उनके अंदर। तो केंद्रीय सचिवालय के अंदर ये प्रमुख तौर से हम मान रहे हैं कि 2-3 प्रकार के अधिकारी हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी। उच्च स्तरों के ऊपर जो कि सचिव है, या अतिरिक्त सचिव है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव है, इस तरह से। और उसके नीचे जो ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट है, सेक्शन ऑफिसर है, और जो अधिकारी उसके नीचे वाले हैं, वो केंद्रीय सचिवालय सर्विसेज हैं, उनमें आते हैं। और जो लिपिकई हैं, वो लिपिक अलग अलग भर्तियां होती है, एसएससी की भर्तियां और दूसरी जो भर्तियां होती हैं, उनसे वो आते हैं। तो ये तो हो गया केंद्र सचिवालय के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं, उसके बारे में। अब हम आते हैं इस बात पे कि केंद्र सचिवालय के कार्य क्या है। देखिए, कार्य, सबसे प्रमुख कार्य है केंद्र सचिवालय का, हम कॉमन कार्य जो है वो है नीति निर्माण करना। समय समय पर सरकार नई नई नीतियां बनाने के लिए अपने कार्य करती है। तो सरकार को नीति निर्माण के अंदर सहायता प्रदान करना, और नीति के अंदर या जो पुरानी नीतियां चल रही हैं उनमें संशोधन क्या करने की जरूरत होती है, उसके अंदर सहायता प्रदान। तो यही आईएएस ऑफिसर्स, जो सूचना उनके पास सारा ग्रहण जो संग्रह हुआ रखा है केंद्र सचिवालय के अंदर, उस विभाग के अंदर, उसके आधार के ऊपर वो सलाह दे सकते हैं कि पूरे देश से जो उनके पास सुझाव आते रहते हैं उनके हिसाब से कि क्या नीतियां बननी चाहिए। या फिर मंत्री बताएगा कि अमुक नीति मेरे को बनाने की इच्छा है, आप मुझे इस बारे में नीति तैयार करके उसका मसौदा दीजिए, और वो विचार विमर्श करके नीति निर्माण होता है। विधान तैयार होते हैं, नियम तैयार होते हैं, विनियम तैयार करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करते हैं। या फिर जो रीजनल जो योजनाएं हैं, जो क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग देश के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये योजनाएं और कार्यक्रम जो उसमें सरकार को अपने लागू करने हैं, उन कार्यक्रमों को तैयार करना, और फिर जब वो तैयार होकर के मान लीजिए वो अप्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद उनका क्रियान्वयन करवाना। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है केंद्र सचिवालय का, हर विभाग का, कि वो अपने विभाग से संबंधित, अपने मंत्रालय से संबंधित जो कार्य हैं उनका आगामी वर्ष के अंदर अनुमान लगा करके उसके लिए बजट तैयार करवाना, कि कितना पैसे की जरूरत होगी इन कामों को करने के लिए। और वो सब बजट तैयार होता है, और वो फिर एक कॉमन बड़ा बजट बनता है पूरा सरकार का, जो कि केंद्रीय बजट कहलाता है, और वो वित्त मंत्री तैयार करते हैं। तो हर विभाग, हर मंत्रालय अपने अपने बजट को तैयार करवाने में सहायता करते हैं। इन बजट्स जब बन जाते हैं तो उसका बजट में फिर पार्लियामेंट पास कर देती है, और जो पैसा किसी भी विभाग या मंत्रालय को मिल रहा है उस अनुसार वो फिर उन बजट्स का उपयोग करते हुए वो अपनी नीतियां और कार्यक्रम और योजनाओं को पूरे देश के अंदर चलवाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्रियान्वित करवाते हैं। अब बात ये भी एक आती है, अगला कार्य ये कि भाई नीतियां जो हैं, जो बनी हैं,
उनको, वो मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कोई अधिकारी हैं या कोई सरकार है, राज्य सरकार है, जिसको वो नीति के अंदर कोई व्याख्या करने की जरूरत है, मतलब उसको उसको डिटेल करने की जरूरत है कि इसका क्या अर्थ निकाला जाए। ऐसी परिस्थिति होगी तो इस नीति का क्या अर्थ निकाला जाएगा। तो फिर हम सचिवालय की तरफ देखते हैं कि सचिवालय ने जब नीति निर्माण किया था तो उनके क्या इरादे थे, उन्होंने अपने क्या मंशा रखी थी उसकी। तो वो सचिवालय ही किसी पर्टिकुलर नीति की व्याख्या करता है और फिर उसके अंदर नीतियों के अंदर समन्वय लाने की कोशिश करता है। मंत्रालय, विभाग तथा इनकी इकाइयों के अधिकारी वर्ग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना। और मंत्री को जो संसद के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है, जवाब देना है, प्रश्नों का जवाब देना है, संसद के अंदर जो विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं उनका जवाब देना है, ये सब जो जवाब बनाने के कार्य है, ये भी सचिवालय अपने मंत्री को, इन मंत्रियों को सबको सहायता करते हैं इस काम के लिए। तो सचिवालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारी केंद्र सरकार का कामकाज चल रहा होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे सारे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, मंत्रियों के नीचे विभाग हैं, विभागों के अंदर उच्च अधिकारी, IAS अधिकारी, सब सचिव बैठे हैं, और फिर उनके नीचे कई सारे और छोटे अधिकारी हैं जो उन सचिवों को और मंत्री को काम करने में सहायता करते हैं। योजनाएं बनती हैं, नीतियां बनती हैं, नए विधेयक तैयार होते हैं, फिर वो संसद में पास होते हैं, बजट तैयार होते हैं, फिर वो संसद में पास होते हैं, और फिर जो पास हो जाते हैं उनकी क्रियान्विति पूरे देश के अंदर कैसे लागू की जाए, इसको पूरा सचिवालय प्लान करके और फिर अपने जो दूर दराज में पूरे देश के अंदर जो इलाके हैं उन सब के अंदर उन क्रियाओं को, उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट कराने का काम सचिवालय का होता है, उसका पर्यवेक्षण करना, देख रेख करना। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि सचिवालय की क्या खामियां हैं। वैसे अभी तो हमने आपको बताया कार्य क्या थे, खामियां ये हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे इतने सारे काम होते हैं, वो सब फाइल पे लिखित कार्य चलते हैं। तो जो लिखित चलते हैं तो कागज जो है वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, फाइलें बहुत बड़ी चीज हो जाती हैं। तो हम इसे कहते हैं कि फाइलों पे वो काम धीरे धीरे, वो धीरे सरकता है, तेज नहीं चलता है। एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी और तीसरे अधिकारी। तो अधिकारियों के बीच में जो चाल होती है काम की, वो बहुत धीरे रहती है। तो आजकल हालांकि कंप्यूटर का युग आ गया है और हमारी कोशिश है सरकारों के अंदर कि वो कागजी कार्रवाई कम और कंप्यूटर पे कार्रवाई ज्यादा हो। लेकिन फिर भी हम अगर जाके देखेंगे केंद्र सचिवालय के ऑफिस के अंदर, तो वहां पे भी बिना फाइल के, देखिए कितना भी काम आ जाए कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन कागज के ऊपर लिखित होकर के ही आदेश निकलता है और उसपे साइन, हस्ताक्षर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। साइन किसके थे, किसने साइन किए थे आदेश पे, या किसी सुझाव को किसने दिया था, ये कागज पे दर्ज होता होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कागज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इस चीज से ऊपर आ पाएगा। ये तो चलता ही रहेगा इस तरह से काम। दूसरा है कि हालांकि वो नीति निर्माण करने वाली संस्था है, लेकिन वो जो कार्यकारी विभाग होते हैं और जो संचालन अधिकाधिक मात्रा में करने लगा है, मतलब ये क्या करने लगा है कि योजनाओं को बहुत ज्यादा बारीकी से उनका इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी वो हस्तक्षेप होने लग गया है। ये नहीं कि नीति बनाए और नीचे जो दूर दूर इकाइयां बनी हुई हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, ये इंटरफेरेंस इनका बहुत ज्यादा हो गया आजकल। तीसरी बात यह कि वर्तमान समय में सचिवालय अपना क्षेत्राधिकार तथा साम्राज्य बढ़ाने की मनोवृत्ति से पीड़ित है। हर जगह इंटरवेंशन, अपने अधिकारों को और ज्यादा अधिकारों को मतलब हथियाने के चक्कर में लगा रहता है। ये ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है। और अगली बात यह है कि सचिवालय में कार्मिकों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहाँ भीड़ भरा संगठन मात्र बनकर रह गया है। हजारों की तादाद में वहां पे आप देखेंगे दिल्ली में केंद्र सचिवालय के, अगर आप आसपास जाएं और लंच टाइम पे अगर आप वहां पे देखें तो इतने सारे लोग बाहर आकर के इधर उधर वहां पे लंच कर रहे होते हैं। सर्दियों के अंदर उनकी तादाद हमें सब सही सही नजर आ जाती है, क्योंकि सर्दियों में वो धूप लेने के लिए बाहर लॉन्स के अंदर आके बैठते हैं, बाजार में घूमते हैं, सड़कों पे आपको घूमते नजर आता, भीड़ ही भीड़ नजर आती है। तो हजारों की संख्या है और फिर हजारों लोग उनसे काम कराने के लिए बाहर से वहां पे पहुंचते हैं। तो खूब गलियारे जो है सचिवालय के वो भरे भरे रहते हैं। और सचिवालय के अधिकांश कार्यवाही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाती है। उच्च अधिकारी केवल हस्ताक्षर करते रहते हैं, फाइलें चलाते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। सचिवालय की निर्णय प्रक्रिया में पद सोपानों की संख्या भी बहुत अधिक है। इतने ज्यादा लेवल्स हैं कि वो लेवल्स पार करते करते किसी भी काम को काम करने में बहुत देरियां हो जाती हैं। तो ये तो थी कुछ आलोचना है। अब सुधार के क्या सुझाव हो सकते हैं? भाई सुधार जो है वो दोष को देख कर ही है। सबसे बड़ी बात तो दोष ये है कि नियुक्तियां जो हैं
वो थोड़ी सी सोच समझ के की जाने की जरूरत है। अनावश्यक नियुक्तियां और अनावश्यक जो व्यय है उसको सचिवालय के अंदर रोकने की जरूरत है। तो सचिवालय केवल नीति निर्माण का ही कार्य करना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए विचार विमर्श होना चाहिए। फाइल वर्क को कैसे तेज किया जाए, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और प्रशासनिक विभाग की अध्यक्षता विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा एक डिबेट चल रहा है सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बीच में, तो ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। और सचिवालय की जो कार्य पद्धति है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे कि जल्द काम हो सके। आज हमने देखा केंद्र सचिवालय का डिटेल। हम अगली क्लास के अंदर और